Assalamu alaikum everyone. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. वालेकुम अस्सलाम आदम, वालेकुम अस्सलाम अलिशबा, वालेकुम अस्सलाम हुदा। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और आज हम चैप्टर नंबर 2 वी विल डिस्कस अबाउट एरर डिटेक्शन मेथड्स। 3 मेथड्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और फिर बाकी जो 2 मेथड हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। वालेकुम अस्सलाम बुशरा, वालेकुम अस्सलाम हनूना, वालेकुम अस्सलाम दानिया, वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, अली, अरमीन, दारिम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और स्कूल अच्छे जा रहे होंगे आप लोगों के, पढ़ाई अच्छी जा रही होगी आपकी, लाइफ अच्छी चल रही होगी आप होपफुली आप लोगों की। तो थोड़ा सा रिकैप लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था और फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के सामने मैंने सिलेबस शेयर किया हुआ है, ये मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे भी, सो दैट यू नो कि हमारा सिलेबस कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है। हमने स्टार्ट लिया था चैप्टर नंबर 2 से, जिसमें हमने देखा था कि पैकेट जो है, डाटा जो होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। और ठीक है मोहम्मद अरशद, वालेकुम अस्सलाम नबीहा। अच्छा जोहा, चलो जिस दिन हो उस दिन मुझे बताना। तो फिर हमने पैकेट के बारे में पढ़ा था कि पैकेट में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं पैकेट हेडर में? पैकेट में 3 चीज़ें जो होती हैं वो हेडर, पेलोड और ट्रेलर होता है। और पैकेट हेडर में हमें क्या क्या मिलता है? डेस्टिनेशन जिसको भेजा जा रहा है, पैकेट का नंबर और ओरिजिनेटर एड्रेस। ये चीज़ें हमने पढ़ी। हमने पैकेट स्विचिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ा था, ये हमने पढ़ा। हमने सीरियल, पैरेलल, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स ये सब पढ़ा। हमने यूएसबी के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक में। तो ये सिलेबस चेक है कि हमारा सिलेबस किस तरह से चल रहा है। और फिर ये लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट लिया था कि अंडरस्टैंड द नीड टू चेक फॉर एरर। आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि एरर क्यों आते हैं, एरर आने की वजूहात क्या होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाई सिग्नल इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की वजह से आ सकते हैं। अब हमने ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी विल स्टार्ट विद व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लास। तो थोड़ा सा रिकैप देता हूँ बस आप लोगों को जो हमने लास्ट क्लास में किया था। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पाइथन आफ्टर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 ये मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम पाइथन की तरफ चलेंगे। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर 2-3 चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहले देख लो जो एरर डिटेक्शन मेथड की बात कर रहा है। डू यू रिमेंबर एरर डिटेक्शन मेथड कौन कौन से हमने डिस्कस किए हैं? हाउ मैनी एरर डिटेक्शन मेथड्स, कितने सारे हैं और कितने हमने डिस्कस किए हैं? हमने जो डिस्कस किया है एरर डिटेक्शन मेथड, उसमें एक हम सबसे पहले पैरिटी चेक कर चुके हैं। आपको याद होगा पैरिटी चेक किस तरह से होता है? पैरिटी चेक इस तरह से होता है कि 0 और 1, मतलब पैरिटी कैन बी ऑड और इवन। पैरिटी ऑड या इवन हो सकती है। और उस ऑड या इवन पैरिटी में फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ 1 की तादाद क्या है। अच्छा, हमने एक इको चेक पढ़ा था, ठीक है। इको चेक में डाटा भेजा जाता है और वो मतलब सेंडर एक रिसीवर को डाटा भेजता है। उस डाटा की कॉपी जो है वो वापस सेंडर की तरफ आती है और फिर सेंडर ये चेक करता है कि जो मैंने भेजा था क्या एग्जैक्टली वही चीज़ वापस आई है। अगर वही चीज़ वापस आती है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो एरर इन द ट्रांसमिशन, दैट इज़ द इको चेक। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे फिर लास्ट क्लास में एंड होते होते मैंने बताया था कि ARQ भी हम इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये क्या करता है? इसमें बता रहा है कि इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की बात होती है।
और उसके बाद जो आज की दो चीज़ें हैं, एक तो आज हम इको चेक पे बात करेंगे, ARQ पे बात करेंगे, और जो पिछली क्लास का रिकैप था उसकी तरफ बात करेंगे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। वैसे तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको पता चलता रहेगा प्रोग्रेस, ये कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिलेबस का पार्ट है, और हाउ वी नीड टू प्रिपेयर दैट। ठीक है जी। सो नाउ यू हैव अदर स्क्रीन, आई जस्ट हैव शेयर्ड विद यू। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने पीछे की भी थी, इसका थोड़ा सा रिकैप आपको बता देता हूँ, और फिर हम साथ साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरिटी चेक्स वी आर डन विद। पैरिटी पे हमने बात कर ली थी। चेक्स हम अभी मैं आपको कराऊंगा। थोड़ा सा इको चेक की तरफ नज़र रखते हैं। सो एक ये इको चेक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी। आवाज़ बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर है? कोई कह रहा है आवाज़ लो है। आवाज़ क्लियर है बिल्कुल? अस्सलाम वालेकुम सर, सही है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी। तो अब देखो, इको चेक की अगर हम बात करें, तो इको चेक की स्टोरी क्या है कि इको चेक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि आप कुछ बोलते हैं, और अगर आपको, हाँ ये वाली चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ये वाली प्रेजेंटेशन भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो इको चेक इज़ एन एरर डिटेक्शन मेथड। एरर डिटेक्शन मेथड। तो आपके पास मेनली इसके बारे में अगर कुछ आता है तो डिस्क्रिप्शन ही आता है लिखने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह से उसने बताया है कि अपॉन रिसीविंग अ मैसेज, कोई मैसेज आता है, द रिसीवर विल इमिजिएटली सेंड अ कॉपी बैक टू द सेंडर। जो कॉपी है रिसीवर के पास आती है वो वापस सेंडर को भेजता है। अ कंपैरिजन विल देन बी कैरिड आउट। एक कंपैरिजन होता है उस डाटा पे जो वापस आया हुआ होता है। इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डाटा, अगर कोई डिफरेंस नहीं होता दो डाटा के दरमियान, द इको चेक दिस मीन्स दैट नो एरर हैज़ बीन अकर्ड, इसका मतलब है कोई भी एरर नहीं हुआ। अदरवाइज एन एरर हैज़ अकर्ड, अगर आपके पास आने वाली कॉपी, आपने मुझे कुछ भेजा और तो मैंने आपको वही चीज़ वापस भेजी, अगर एग्जैक्टली सेम वही चीज़ जो आपने मुझे भेजी थी आपको रिसीव होती है, तो इसका मतलब है हमारे दरमियान ट्रांसमिशन में कोई किसी किस्म का एरर नहीं है। तो एरर डिटेक्शन मेथड का नाम है इको चेक, जिसमें ये चेक किया जाता है कि कॉपी ऑफ द डाटा वापस भेजी जाती है, और वापस भेजने पे ये चेक किया जाता है कि जो कॉपी हमारे पास आई है डाटा की, अगर वो सिमिलर है उससे जो हमने पहले भेजी थी, तो इसका मतलब है कि देर इज़ नो एरर इन द डाटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे जो आखिरी बात उसने बताई है, कह रहा है कि अदरवाइज एन एरर हैज़ अकर्ड, अगर कोई एरर आया हुआ होता है, सो देन द डाटा विल बी रिट्रांसमिटेड, तो फिर आपको रिट्रांसमिट करना पड़ता है। क्या ये बात समझ में आ गई? दिस विल ऑल्सो बी अ विजुअल चेक। नहीं बिलाल, विजुअल से तो खैर इसका ताल्लुक नहीं है। विजुअल चेक हम बात करेंगे डाटाबेस के अंदर, वो एक अलग चीज़ है। दिस इज ऑल डन बाय द कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर तो नहीं बोलूँगा मैं। एक चीज़ होती है, आगे आप फ्यूचर में पढ़ोगे, उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स। तो जब भी डाटा कंप्यूटर से कहीं आना जाना करता है, तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है। तो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने से ही आपके पास एरर डिटेक्शन मेथड पता चल जाता है। वी हैव डन पैरिटी एंड इको चेक मेथड ओनली। हमने पैरिटी किया था, इको किया था, और ARQ किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब आप जो बात कर रही हो एग्जाम्पल ऑफ दैट इको चेक, तो एग्जाम्पल ऑफ दैट इको चेक की अगर हम बात करें, क्या कोई बता सकता है कि व्हाट कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ इको चेक? एनीवन? एनी गेसेस? इको चेक की अगर हम बात करें।
सर अगर आप किसी को एक मैसेज भेजें या कोई फाइल भेजें तो वो लिखा आता है सेंड, अगर वो ना लिखा है और ये लिखा है कि द मैसेज वाज फेल्ड टू सेंड, तो फिर उसका मतलब यही हुआ कि ट्रांसमिशन सही नहीं हुई। ठीक है। बायोमेट्रिक सिस्टम, बिल्कुल सही कह रहे हो। बायोमेट्रिक की दानिया ने एक एग्जांपल अच्छी दी है। बायोमेट्रिक में होता है, मैं अमूमन आई विजिट द स्कूल्स और फिर वहाँ जाके मुझे अटेंडेंस मार्क करनी होती है। तो अगर आप स्कूल में गए हो और अगर आप कार्ड स्वैप करते हो, कार्ड पंच करते हो, तो ऐसा भी होता है ना कि आप कार्ड दिखाते हो उसको, ठीक है। समटाइम आप जल्दी में जा रहे हो तो कार्ड दिखाते हुए चले जाते हो, तो आवाज़ आती है कि कोई एरर आ रहा है, या डिटेक्टेड या करेक्ट या इनकरेक्ट, इस तरह से ये भी चीज़ हो सकती है। बाकी समटाइम इट हैपेंस कि आपके पास बीप आ जाती है ना, बीप आ जाती है कि भाई जैसे मैं जब पंच करता हूँ समटाइम्स, तो उसमें अगर ऐसा होता है कि वो रीड नहीं करता उसको, तो फिर ऐसा भी होता है कि वो वापस से मुझे बता देता है कि एरर आया है या नॉट आइडेंटिफाइड, इस तरह से करके। ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। बाकी पिंग की बात करते हैं। पिंग एक ऐसे इस्तेमाल होता है जो नेटवर्क इंटरनेट आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि पिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास पिंग रिसीव हो रही है तो इसका मतलब इंटरनेट चल रहा है। ये भी एक चीज़ हो सकती है। बाकी गूगल का, आपने कभी किसी को ईमेल की हो और नोटिफिकेशन आया हो ना, डिलीवरी नोटिफिकेशन फेलियर, कभी आपने देखा हो, तो डिलीवरी नोटिफिकेशन फेलियर भी इसकी वन ऑफ द एग्जांपल हो सकती है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है, उसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से देता हूँ। एक सवाल के अंदर एक चीज़ आती है कि इको चेक का ड्रॉबैक क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल जो है, लाइक अटेंडेंस सिस्टम सर, हाँ ये तो हमने बात कर ली ना, अटेंडेंस सिस्टम। मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल आता है पेपर के अंदर कि ये क्रेडिबल मेथड क्यों नहीं है, ये क्रेडिबल मेथड क्यों नहीं है। इफ़ यू कैन रीड द लाइन अंडरनीथ, ये जो नीचे वाली लाइन अगर लिखी है तो शायद आप को ये थोड़ी सी बात समझ में आए कि वो ये कहते हैं कि ये रिलायबल मेथड नहीं है, द लाइन एट द बॉटम। क्योंकि वो ये कह रहा है कि आपने मुझे कुछ भेजा, ठीक है, तो आपने मुझे भेजा और मैंने आपको भेजा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में तो ऐसा हो गया कि जो डाटा मैंने आपको भेजा, आपने जब मुझे वापस भेजा तो वो सिमिलर था। इसका मतलब है हमने कहा हाँ ठीक है, देयर इज़ नो ट्रांसमिशन इन एरर। बट व्हाट विल हैपन कि किसी एक सर्टेन टाइम पे ये एरर आ जाए, तो अब होगा क्या, होगा ये कि आप मुझे ब्लेम कर रहे होगे कि भाई मैंने तो सही भेजा था, ठीक है, मैंने तो सही भेजा था, आप ने मुझे गलत भेजा, या आपके पास आते आते कोई गड़बड़ हो गई। छोटी सी एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊं, इको चेक वाली बात अगर हम करते हैं कि हाउ कैन वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट, इसमें एक एग्जाम्पल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो आपको भेजी, मैंने सही प्रोडक्ट बॉक्स में पैक करके दिया आपको, ठीक है। लेकिन जो ट्रांस अच्छा, मैं अमूमन आपको वो प्रोडक्ट भेजता रहता था, यानी आपको कोई कोई भी सिमिलर प्रोडक्ट है, कोई पेन है, कोई चीज़ है, मैं आपको भेजता था और आप हमेशा मुझसे परचेज करते रहते थे। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ, आपने मुझसे मंगवाई, मैंने आपको भेजा, आपको वहाँ रिसीव हो गई, सब कुछ हो गया, तो हमें ले जाने वाले के ऊपर ट्रस्ट था कि भाई हमारी ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ नहीं है। जो बंदा, जो राइडर था, मुझसे लेके जाता था, वो आप तक पहुंचा दिया करता था और वो आपसे पैसे लेकर मुझे ला के दे दिया करता था। ये काम चल रहा था, इको चेक हो रहा था। तो अब हुआ ये कि फॉर एग्जाम्पल जो ले जाने वाला बंदा था, ठीक है, मैंने तो सही चीज़ भेजी, लेकिन उसने बीच से उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल किसी लो क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब वो आपके पास पहुंची, तो अब आप मुझे ये ब्लेम कर रहे होगे कि आपने तो मुझे गलत चीज़ भेजी है, जो आप भेजा करते थे वो तो चीज़ भेजी नहीं। अब क्योंकि मैं तो आपको सही चीज़ भेजा करता था, तो अब मेरे लिए भी एक शॉकिंग सी बात आ जाएगी कि यार मैंने तो सही चीज़ भेजी थी। अब मैं आपको ये ब्लेम करूंगा कि नहीं, आप लेट सपोज पे नहीं करना चाह रहे, तो शायद इस वजह से आप जो है ना उसके अंदर जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं और जो है ना पॉइंट आउट कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो अगर आप इसको रीड करोगे तो देखो यही लिखा हुआ है ना कि एज यू विल हैव नो डाउट वर्क आउट, दिस इज नॉट वेरी रिलायबल if two set of data are different, it is not known whether the error occurred when sending the data file in the first place or if the error occurred sending data back for the checkup। तो मैंने जब आपको एक चीज़ भेजी, तो मैंने तो सही भेजी, लेकिन जब वो रिसीविंग एंड पे पहुंचते पहुंचते आप तक पहुंची तो वो चेंज हो गई। तो अब मसला तो यही आएगा ना कि रिसीवर तो कहेगा आपने मुझे सही नहीं भेजी, और मैं कह रहा हूँ नहीं मैंने तो सही भेजी है। या फिर दूसरा केस ये लेते हैं कि मेरे पास से फाइल आपके पास सही गई, लेकिन वापस आते हुए जो डिलीवरी सिस्टम था, जो मैकेनिज्म था जो डिलीवर करता था,
उसके गड़बड़ आने की वजह से जब वो मेरे पास पहुंची तो गलत आई। ये वैसी एग्जाम्पल है कि दराज से अगर आप कोई चीज़ मंगवा रहे हो, तो दराज के सेलर ने आपको प्रोडक्ट सही भेजा, लेकिन राइडर ने आते हुए उस प्रोडक्ट को ख़राब कर दिया, उसकी हैंडलिंग ख़राब कर दी। तो जो दराज सेलर है वो तो बोलेगा ना मैंने तो आपको सही चीज़ भेजी है, लेकिन आप इस बात को मानोगे ही नहीं। तो ये इस तरह से इसकी एग्जाम्पल होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द इको चेक। इसमें हमें नहीं पता चल पाता कि एरर फर्स्ट प्लेस पे आया है, यानी भेजते हुए आया है फ्रॉम द सेंडर, और द एरर कम्स व्हेन द डाटा इज बीइंग सेंट अगेन टू द सेंडर। तो ये दो चीज़ें हैं। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? तो दैट इज़ द रीज़न वाई इको चेक रिलायबल नहीं होता। ये छोटा सा एक मार्क पूछ सकता है कि एरर डिटेक्शन मेथड में कौन सा वाला एरर डिटेक्शन मेथड रिलायबल नहीं होता, तो आप बता सकते हो कि echo check is the one which is not much reliable, because of the reason that we cannot detect that the error comes at the first place while sending to the receiver, or error comes at the second place when sending that data back to the sender। बच्चों बात समझ में आती है? ये बात सबको यस। क्लियर होती है? यस नो लिख के मुझे बता दो। फिर उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये तो हमारे पास एक इसकी बात हो गई थी। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ उसने देखो एक एग्जाम्पल डिफाइन की हुई है कि मैंने हाय भेजा आपको, ठीक है, एक्सप्लेन दैट वाई इट इज़ नॉट रिलायबल। फरहाम इसलिए रिलायबल नहीं होता इको चेक का मेथड एरर डिटेक्शन का, क्योंकि जैसे मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको प्रोडक्ट बिल्कुल सही भेजा, लेकिन जाते जाते राइडर की वजह से, जैसे अमूमन आपने देखा होगा लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि भाई मैंने इस बेकरी से जो है वो केक मंगवाया था या फूड पांडा के जरिए केक मंगवाया था, लेकिन जो है ना वो बहुत ख़राब केक भेजा उन्होंने। तो पता चलता है कि भाई राइडर से वो मिस हैंडल हो गया और वो केक ख़राब हो गया, हालांकि बेकरी वाले ने बिल्कुल सही केक दिया था। ये एक एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है कि अब आप ने जैसे कोई, अगर आप घर से कुछ काम कर रहे हो तो आपने कोई चीज़ भेजी, और अब राइडर आपको उसके पैसे ला के देगा, ठीक है ना, यानी आपने कोई प्रोडक्ट भेजी, राइडर उस जगह जाएगा, वो प्रोडक्ट देगा, उसके अगेंस्ट पैसे लेगा और आपको ला के देगा। अब जो बंदा जिसने पैसे देने थे उसने बिल्कुल आपको जेन्युइन नोट दिया, ठीक है, ओरिजिनल जेन्युइन नोट दिया, बट क्या हुआ बीच में राइडर ने उसको रिप्लेस कर दिया विद अ फेक नोट, और आपको जो उसने नोट दिया वो फेक नोट दे दिया, जाली नोट दे दिया। तो अब आप क्या होगा कि जो देने वाला था उसके लिए तो उसने सही चीज़ भेजी है, उसको क्या पता बीच में कहाँ गड़बड़ हुई है, बट लेकिन जब आपके पास पहुंचा तो वो जाली नोट था। तो उसकी क्या वजह है कि बीच में डिलीवरी सिस्टम के अंदर मसला आया है। तो चाहे पहली दफ़ा जब केक ख़राब हुआ था उस एग्जाम्पल में, तब भी मसला डिलीवरी सिस्टम का था, और फिर अगर वहां से पैसे लेके आने थे और वो जो पैसे लेके आ रहा था राइडर, अगर उसने बीच में कोई गड़बड़ की तब भी एक मसला था। तो इको चेक यहाँ पे इस तरह से दोनों तरह से रिलायबल नहीं होता। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये है। तो इको चेक को अगर आप इंग्लिश में जैसे मुझसे कह रहे हो ना डिफाइन करने, तो इंग्लिश में पूरी इसकी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है कि इको चेक इज अ मेथड, ठीक है, इन विच यू सेंड द डाटा, ठीक है, और उसके बाद अ कॉपी ऑफ दैट डाटा इज सेंड बैक टू यू। You send the data and the copy of data is sent back to the you is sent back to you. So once you got the copy and if it does not have any error, then it means that you are ready to transmit the data. But what will happen if you send the data again and an error is detected? So then what you need to do, you need to retransmit. So this is what you do in the echo check, and this is not the reliable method since we do not know that when the error arises, is it comes in the first place जब डाटा भेजा जा रहा हो, और इधर it could comes in the second place जब डाटा वहां से वापस लाया जा रहा हो। अच्छा जी, ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, फिर हम पूछ लो। सर इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि गूगल डॉक्स पे जब हम कोई कुछ फिल करते हैं तो एक ऑप्शन आता है सेंड मी द कॉपी ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो वो ईमेल ठीक है, में आपको सेंड कर देता है रिस्पॉन्सेज की एग्जांपल। हाँ ये भी अच्छी एग्जाम्पल दिया आपने। जैसे हम कभी कभी, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया आपने, थैंक यू। ऐसा भी होता है हम कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करते हैं, है ना, वाई दिस एरर अकर उनशरा, ये तो ट्रांसमिशन एरर है। ये तो हम ट्रांसमिशन एरर की बात कर रहे हैं ना, तो हमने पढ़ा था ना ट्रांसमिशन एरर कैसे आ सकता है, कि अगर डाटा आप तक पहुंच रहा हो
और समटाइम ऐसा होता है, आप कहते हो सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ना, ये भी तो एक एरर है ना। जब मैं आपसे कहता हूँ बेटा आपकी आवाज़ अटक अटक के आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि जो राउटर हमारी कम्युनिकेशन के बीच में लाई कर रहे हैं, वो राउटर सही से ट्रांसमिट ना कर पाए। जैसे मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, वो मुझे इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, ऐसा हो सकता है कि फॉर सम मिनट्स या सम सेकंड उसका नेटवर्क डाउन हो जाए, लाइट चली जाए, मतलब जो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसमें कोई पावर फेलियर आ जाए। तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ी देर के लिए लॉग आउट कर जाऊँ, साइन आउट कर जाऊँ, मीटिंग लीव कर जाऊँ। तो ये तो एरर मेथड्स आते ही है ना। इंटरफेरेंस भी हो सकती है। इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर कोई जो तार मेरे घर पे आ रहा है और अचानक कोई जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है उसके लोग आके लेट सपोज कोई काम करना शुरू हो जाए, और वो उस तार में से जो मेरे घर पे आ रही है इंटरनेट की तार, उसके साथ कोई इलेक्ट्रिक का वायर जो है वो लेके जा रहे हों और उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आ रहे हों, तो वहाँ पे भी डिस्टॉर्शन हमें मिल सकती है। ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ उसने इसकी एक एग्जाम्पल दी है, ज़रा इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द इको चेक। तो कह रहा है कि सेंडर ने हाय भेजा रिसीवर को, रिसीवर ने कॉपी भेजी इसकी हाय की, तो हाय भेजा था, हाय ही रिसीव हुआ। तो ये तो पता चल गया कि भाई दोनों डाटा सेम है और कोई कंपैरिजन नहीं है। तो सेंडर कंपेयर्स द मैसेज विद द मैसेज सेंड टू द चेक इफ दे आर द सेम। अगर ये दोनों सेम है तो कोई एरर नहीं है, और अगर डिफरेंट है तो इसमें एरर है। अली सवाल पूछ लो। सर ये जो ईगो चेक होता है ये जब हम लोग डाटा सेंड करते हैं तो सिर्फ एक ही दफ़ा ट्रांसमिशन के एक ही दफ़ा होता है या फिर हर बार जब डाटा जाता है तब होता है? एरर ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे। देखो, मैंने जैसे ही कहा कि ट्रांसमिशन एरर आ सकता है तो आई गॉट डिसकनेक्टेड। तो ये भी हो सकती हैं चीज़ें। अली सवाल है तो पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था कि ईगो चेक जो होता है तो वो एक ही दफ़ा ये चेक होता है या फिर हर बार होता है जब डाटा सेंड होता है? नहीं, मैंने इसका जवाब दिया था कि ट्रांसमिशन एरर तो हर दफ़ा ही रहेगा ना। मतलब अगर डाटा नहीं ट्रांसफ़र हो रहा तो एरर तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब है ये हर दफ़ा ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा इसने करके छोड़ दिया। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा में जब ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गई तो इको चेक तो रहेगा। ठीक है। तो ऐसा ही है ना कि आपकी कोई ट्रांसमिशन हो रही है और ट्रांसमिशन में एरर आ जाए तो फ़ौरन आपके सामने मैसेज आ जाता है। तो मैसेज इंडिकेट करता है कि अब आपका डाटा मजीद आगे फर्दर नहीं जा रहा, तो फिर इको ही तो हो रहा है वो, कि आपको बता रहा है कि ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। फिर आप उसको रिकनेक्ट करते हो, रिट्रांसमिट करते हो, फिर वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये जल्दी से इसका रिकैप देख लेते हैं। ये बात हो चुकी थी वैसे पिछली क्लास के अंदर कि ARQ में क्या होता है। ऑटोमेटिक रिक्वीट रिक्वेस्ट होती है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाती है। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब डाटा रिसीव हो गया, और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि डाटा रिसीव नहीं हुआ, आपको रीसेंड करना पड़ेगा। क्या ये चीज़ याद है आप लोगों को? आवाज़ पहुंच रही है क्लियरली मेरी? यस सर। ठीक है। तो अब हम आते हैं क्या चीज़ देखनी, इको चेक तो ये हो गया, और नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट आ गया। अब हम आज जो देखते हैं, हो गया ARQ जनाब। हो गया, इको हो गया। कौन सी? सर यही हुआ रही, 1 मिनट। ARQ वाली? इसके ऊपर हमने बात की थी। तो अब हम चेकसम की तरफ आ जाते हैं, चेक डिजिट की तरफ आ जाते हैं। तो
चेकसम एक और एरर डिटेक्शन मेथड है, 3 हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। पैरिटी किया, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट किया, और चेकसम किया। अब हम आते हैं यहाँ, चेकसम पहले देख लेते हैं, इको, और ये आ गया चेकसम। जी फरहाम, कोई सवाल है? सर आप बस इसका फरहाम, जी सर, ये ARQ की बता सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो, हम कितने पॉइंट्स लिखने होंगे? तकरीबन 4 4 पॉइंट्स आपको सबके याद होने चाहिए, 4 से 5। मैं आपको अभी एंड ऑफ द क्लास पे ना इसके सवाल दिखाता हूँ, पहले कंप्लीट कर लूँ, चेकसम कर लूँ और फिर आपको सवाल भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो देख लो भाई, अब हम चेकसम की तरफ आ जाते हैं। चेकसम में ऐसा है कि इसको पढ़ते हैं पहले और देखते हैं। नंबर 1, ठीक है। तो चेकसम में देखो, कहता है कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ डाटा इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड, जब आप कोई ब्लॉक ऑफ डाटा ट्रांसमिट करते हो, द चेकसम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ डाटा। तो उसकी मिसाल मैं यहाँ देता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको सामने नजर आ रही होगी, चेकसम की एग्जाम्पल से समझना है इसको। ये देखो एग्जाम्पल आ गई आपके सामने। अब देखो क्या कहता है कि आप कोई डाटा भेज रहे हो, ठीक है। तो 25, 15, 32, 45, 77, 85 और 63, ये डाटा आप भेज रहे थे, ठीक है। इस डाटा का टोटल सम जो बना, वो बना 342। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। चेकसम का मतलब ये है, पहले तो डेफिनेशन ये कहती है, डेफिनेशन चाहो तो पॉइंट कर लो, कि checksum is when a block of data is sent या is transmitted, the value of the checksum is calculated। लिख लो, सामने वैसे लिखा हुआ भी है, जिसका पॉइंट नंबर 1 है वही इसकी डिस्क्रिप्शन है, कि when a block of data is about to be transmitted, जब आप block of data ट्रांसमिट करते हो, तो checksum is calculated from block of data। तो उसी block of data से checksum कैलकुलेट होता है। एक बात मैंने ये की, उसी के साथ इसी की एग्जाम्पल देखो, चेकसम की बात करो, हाँ। चेकसम इज अ वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ डाटा, नीचे लिखी हुई है, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि चेकसम इज अ वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ डाटा। तो चेकसम वो वैल्यू है जो ब्लॉक ऑफ डाटा से कैलकुलेट होती है। ब्लॉक ऑफ डाटा का मतलब, देखो ये 25, 15, ये डाटा ना जा रहा है आपके कंप्यूटर से, ये डाटा जा रहा है, इसका टोटल सम मिला के कितना आ रहा है, बताओ मुझे। स्क्रीन पे देखो, इसका टोटल सम मिला के कितना आ रहा है? 342। 342। तो क्योंकि हम एग्री करते हैं ना, डिफरेंट मेथड्स एग्री करते हैं, तो एग्री डिवाइजर का मतलब ये है कि जब ट्रांसमिशन हो रही है तो एग्री डिवाइजर ये कि इसको आप 16 से डिवाइड करोगे। अब आप 342 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हो, तो आपके पास 6 रिमाइंडर इसका 6 रिमाइंडर बचेगा। तो 16 से अगर करो तो 16 2 ज़ा 32 बनता है, 16 2 ज़ा 32 बनता है, ठीक है। और फिर अगर ज़ीरो लगाओ, एक सेकेंड, यही बनेगा ना, 16 2 ज़ा 32, हाँ ठीक है। और फिर ये बचा 2 और यहाँ बचा 2। नो सर, ऐसा नहीं है। तो अब 22 बच गया। अब 16 1 ज़ा 16 करो तो बच गया 6। तो 6 बच तो रहा है आदम। नहीं नहीं बेटा, तुम जो बता रहे हो ना आदम, उसको हम कहते हैं क्वोशंट मैथ्स में, लेकिन मैं तो रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ ना। देखो मैंने किया भी है, 16 2 ज़ा 32, 2 बचा, तो मैंने 2 के साथ नीचे 2 उतारा, और फिर 16 1 ज़ा 16 किया, तो रिमाइंडर इसका जो रिमाइंडर है वो 6 बचा। वाई वी डिवाइडिंग फ्रॉम 16? उनशिरा, ये जब जो 16 की बात कर रहे हैं ना, ये एग्रीड डिवाइजर है। एग्रीड डिवाइजर का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों की तरफ से ये एग्रीड है कि जो डेटा भेजा जाएगा वो 16 से डिविजिबल होगा, यानी 16 से डिवाइड करके भेजा जाएगा। ये एग्रीमेंट करते हैं अमूमन, ये एग्रीमेंट होता है सेंडर और रिसीवर की तरफ से, यानी ये हमारी टेंशन नहीं है, ये जो डाटा भेजने वाला है
उसी की तरह। सर कैन सिमिलर क्वेश्चन कम इन एग्जाम ऑफ कैलकुलेटिंग चेकसम। अरमीन मजे की बात है कि चेकसम का सवाल डिस्क्रिप्शन में तो आता है, लेकिन इस तरह से चेक कर इस तरह से नहीं आया कभी। बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बट चेक कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं आया। तो ये एक बात है, ये अब तक आया नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जरूर आया, वो मैं दिखाता हूँ कैसे आया, बट मेथड समझाना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई कि मैंने कहा कि ये जो ब्लॉक ऑफ डाटा नजर आ रहा है, इसका जो भी सम है उसको 16 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 6 बचा। क्या आप सबको ये बात समझ में आई? हाँ, ये मेथड के स्टेप्स दिए हुए होंगे। ये बात है कि अगर कोई मेथड आता है तो उसके मेथड के स्टेप्स दिए हुए होंगे। बेटा मुझे रिस्पॉन्सेज बड़े कम मिलने, बताना जरा हुजैफा, आ रही है बात समझ में? शहरियार, अब्दुल वहाब, यस अब्दुल्ला, अबीहा, अफरा, अली, अलीशा, अलिशबा, अजान, बिलाल, बुशरा, दानिया, अतीब, दारिम, फौजिया, हमजा, हनूना, हसीब, हिबा, आ गई सर, आ हुदा, गई। मरवा। क्लियर है? यस सर अच्छा, समझ आ गई। तो देखो इससे यस क्या हुआ, सर। इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ये वैल्यू इसलिए रखी जाती है ताकि जब रिसीविंग एंड के ऊपर डाटा पहुंचे तो उसको दोबारा रिकैलकुलेट किया जाए। देखो ये इसका बेसिकली स्टेप है कि अब जब ये रिसीविंग एंड पे पहुंचा, देखो लिखा हुआ है रिसीवर, नीचे देखो लिखा हुआ है रिसीवर। तो अब जब रिसीविंग एंड पे पहुंचा, तो रिसीविंग एंड पे अगर आप देखो ये जो रेड रेड मार्क्स हैं नजर आ रहे हैं, रेड रेड मार्क्स, रेड मार्क में 99 नजर आ रहा है और नजर आ रहा है ये 0, देख सकते हो। तो हुआ ये कि ट्रांसमिशन में ना ये दो बिट्स गड़बड़ा गई। ट्रांसमिशन में ऐसा हो जाता है कि बिट्स में गड़बड़ आ सकती है। तो अब क्या होगा, क्या जो कैलकुलेशन होगी क्या वो सेम होगी? क्या कैलकुलेशन सेम होगी? जो कैलकुलेशन का रिजल्ट होगा, ये जो दो आपके ग्रीन मार्क्स हैं ये चेंज हो गए ना। ऊपर 32 आ रहा था, नीचे चेंज होके 99 हो गया। ऊपर आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 63, उसकी जगह 0 आ गया, है ना। तो अब उससे क्या होगा कि अब जो सम आ रहा है बच्चों, देखो वो आ रहा है 10080, ठीक है, जो सम आ रहा है वो बढ़ गया, ठीक है। अब उसको जब आप 16 से यानी एग्रीड डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो अब आपका रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो क्योंकि रिमाइंडर 4 आ रहा है तो ये इस बात की गवाही दे रहा है या इस बात को प्रूफ कर रहा है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। बिलाल सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर व्हाट इफ सवाल पूछो बेटा। इधर यस इधर 2 से 3 नंबर में चेंजेस आए होते हैं लेकिन उनका सम सेम बन रहा होता है और रिमाइंडर भी सेम बन रहा होता कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझा नहीं तुम्हारा पॉइंट कि 2 से 3 में आ रही है तो। है। लाइक अगर इधर 15 की जगह कोई और सा नंबर होता है और लाइक 45 और 0 की जगह कोई और सा नंबर होता है और सम 342 बन रहा होता है इनका। अच्छा अच्छा, तो उसमें ऐसा हो जाता है ना क्योंकि बिट्स चेंज होती हैं। तो अभी कल ही हम, हाँ, लास्ट क्लास में ही आपने पढ़ा था, एक चीज़ होती है पैरिटी चेक। तो पैरिटी चेक में ब्लॉक ऑफ डाटा पढ़ा था। यस सर। ब्लॉक ऑफ डाटा में क्या था, ये तो बाइट ऑफ डाटा है ना, ये वाला जो दे रहा है ये बाइट ऑफ डाटा है क्योंकि बाइट ऑफ डाटा यूं है। तो आपने पैरिटी ब्लॉक में देखा था, पैरिटी ब्लॉक रॉ इंटरसेक्शन से पकड़ लेता है कहाँ पे। तो जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो उसमें एक एरर डिटेक्शन मेथड नहीं लगता, उसमें एक से ज़्यादा मेथड्स लगते हैं। तो जो आप कह रहे हो बिलाल का सवाल ये है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इसका आंसर 342 आ रहा है और नीचे गड़बड़ हो भी जाए लेकिन तब भी आंसर 342 आओ, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ऊपर 342 आ रहा है, हो सकता है कुछ बिट्स ऐसी चेंज हो कि सम पे उनका भी आंसर 342 आए और उनको भी 16 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर 6 आ रहा हो। तो उसका जवाब ये है कि फिर उस वक्त ऐसा होता है कि जो आप डाटा भेजते हो तो वो हमेशा बाइट ऑफ डाटा नहीं होता, वो होता है ब्लॉक ऑफ डाटा। तो ब्लॉक ऑफ डाटा में जब बिट्स की चेंजेस आती हैं तो वो ऐसे इंटरसेक्शन पे पकड़ी जाती हैं। आपको याद हो जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे, तो फिर हम यहाँ से भी डाटा को चेक करते हैं और यहाँ से भी डाटा को चेक करते हैं। ये मैं जो मैंने लिखा है, सर ओनली 16 ही डिवाइजर होता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है? अली ये तो सवाल पे डिपेंड करेगा, लाजमी नहीं है हर वक्त 16 हो, कुछ भी हो सकता है। मेथड यानी डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, तो 16 के अलावा भी हो सकता है। हमजा सवाल पूछो। सलाम वालेकुम जी सर। हमजा सवाल पूछो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने जी जी सिंपली वालेकुम अस्सलाम। ऐड करके क्यों नहीं देख लिया।
ऐड करके क्यों नहीं लिख लिया? नहीं, इसमें ऐसा है ना कि ये एक कह सकते हो कि प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है। प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है। तो प्री डिफाइंड कैलकुलेशन में एक सर्टेन स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो ये हमारे तो अपने चेक बनाए हुए नहीं है, मतलब ये, हाँ, चेकसम में मतलब ये जो मेथड्स होते हैं, ये बाकायदा ये कह सकते हो कि साइंटिस्ट होते हैं और जो कंप्यूटर के जो कह सकते हो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, वो कोई ना कोई एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं। वो एल्गोरिथम बनाते हैं और उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करते हैं। तो एल्गोरिथम अप्लाई चेकसम करने में के बाद वो फिर ये बता। हाँ, तो दोबारा से चेकसम में बोलो। डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी हो सकती हैं, मतलब डिफरेंट हाँ, प्रोबेबिलिटी एल्गोरिथम डिफरेंट हो फॉर्म्स। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं एक और भी दिखा सकता हूँ तुम्हें कि एक और भी दूसरा तरीके का हो सकता है। बुक में एक और भी तरीका है, ये मैं एक और एक तरीका बता रहा हूँ, बुक में एक और तरीका भी है। बुक में तो ये कहता है कि मुझे बताना कि टोटल जो नंबर ऑफ 8 बिट्स हैं उसका सम कितना होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये चेकसम ओनली नंबर पे अप्लाई होता है। हाँ अली, ये तो डाटा जो हम भेज रहे होते हैं उस पर अप्लाई होता है ना। तो डाटा तो नंबर्स की सूरत में ही होता है, तो ये डाटा पे ही अप्लाई होगा। पहले थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मेथड तो अगर आप समझ गए, तो असल जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है ना उसकी तरफ जरा निगाह दौड़ाते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है, मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर नजर भी रखो, कि कहता है कि व्हेन अ ब्लॉक ऑफ डाटा, पेपर में देखो ये लिखना है, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ डाटा इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड। जब आप ब्लॉक ऑफ डाटा ट्रांसमिट करते हो, चेकसम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ डाटा। तो चेकसम जो है वो उस ब्लॉक ऑफ डाटा से कैलकुलेट किया जाता है। द कैलकुलेशन इज डन यूजिंग एन एग्रीड एल्गोरिथम। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, और वो एल्गोरिथम कौन अप्लाई करता है? वो करता है सेंडर और रिसीवर। ये दो बातें हो गई, 2 मार्क 2 पॉइंट। द चेकसम इज देन ट्रांसमिटेड विद द ब्लॉक ऑफ डाटा। चेकसम को फिर ब्लॉक ऑफ डाटा के साथ ट्रांसमिट किया जाता है। डाटा भी भेजा जाता है और उसके साथ चेकसम भी लगा दिया जाता है। नंबर 4, एट द रिसीविंग एंड, जब रिसीविंग एंड पर डाटा पहुंचा, तो चेकसम इज रिकैलकुलेटेड। फिर आप चेकसम को रिकैलकुलेट करते हो बाय द कंप्यूटर यूजिंग द ब्लॉक ऑफ डाटा। तो फिर दोबारा से उसको रिकैलकुलेट करते हो। द रिकैलकुलेटेड चेकसम इज देन कंपेयर्ड टू द चेकसम सेंड विद द डाटा। तो रिकैलकुलेटेड चेकसम होता है, उसको जो चेकसम डाटा के साथ भेजा गया था उसके साथ चेक किया जाता है। इफ टू चेकसम्स, यहाँ टू चेकसम इसलिए कह रहा है कि एक वो था जो सेंड करने से पहले भेजा गया था, और एक चेकसम वो था जो सेंड करने के बाद आ रहा है। देन नो ट्रांसमिशन एरर, अगर दोनों सिमिलर हैं तो कोई एरर नहीं है। अदरवाइज आ रिक्वेस्ट इज मेड टू रीसेंड द ब्लॉक ऑफ डाटा, नहीं तो फिर आप रिक्वेस्ट करते हो कि डाटा को दोबारा भेजो। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? जैसे मैं आपको एक पार्सल भेज रहा हूँ, तो मैंने आपने कहा कि भाई मैं कैसे यकीन करूं कि आप मुझे 5 किलो की मिठाई भेज रहे हैं और वो 5 किलो ही है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई देखो ये मैं जब भेज रहा हूँ तो मैंने वीडियो बना ली, और वीडियो बना के 5 किलो की मिठाई आपको भेज दी मैंने, ठीक है। अब जब वो आपके पास आई, तो अब आप जब उसको खोलोगे या वो बॉक्स आपके पास पहुंचेगा, तो अब आप क्या करोगे, आप भी एक वीडियो बनाओगे, और वो वीडियो उसका वेट करेगी। अगर आपने वीडियो बनाई और आपने उसको वेइंग स्केल पे रखा, और वो 5 किलो आ रही थी, तो इसका मतलब है जो मैंने आपको 5 किलो दिखा के भेजी थी, एग्जैक्टली वही 5 किलो आपके पास आ गई है। ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ नहीं है, लाने वाले ने बीच में से कोई मिठाई नहीं खाई। समझ रहे हो? और अगर मैंने आपको 5 किलो भेजी, वीडियो बना के भेजी, और आपके पास आने में वो 4.5 किलो आ गई, तो इसका मतलब आधा किलो जो है वो बीच में कोई ना कोई खा गया है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप जब मुझे वो वीडियो बना के भेजोगे, तो अब वो 5 किलो नहीं आ रही होगी, वो 4.25 4.5 जो भी किलो आ रही होगी, तो वो इस तरह से आ रही होगी। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकती है। सर ये ऐसा तो है हिबा, जैसे हम लोग जब व्हाट्सएप पे कोई वीडियो भेजते हैं तो उसकी जो ग्राफिक्स होती हैं मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है और उसका एम भी कम नहीं हो वैसे जाता है। इसका, नहीं नहीं, वो फिर हम चैप्टर 1 में जो पढ़ लेते हैं ना, वो हमने पढ़ा था जी। फाइल कंपैरिजन। ये उससे रिलेट कर सकता है कि फाइल कंपैरिजन हाँ। में क्योंकि डाटा हमें भेजना होता है, तो हम फाइल कंपैरिजन में डाटा का साइज कम करके भेजते हैं ताकि वो जल्दी ट्रांसमिट हो जाए। इसका वैसे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सीधा सीधा ये ताल्लुक है, मैंने आपको एक तरीका समझा दिया। आपके पास पेपर में सिर्फ सवाल आएगा चेकसम के बारे में लिखो, आपको इन 7 में से 4 या 5 पॉइंट्स याद करके लिखने होंगे। ये टोटल आपका काम होगा जो आपको करना होगा इस वाले सवाल के अंदर। बताइए जनाब, क्या ये बात आप लोगों को मेरी समझ में आती है? तो बताइए, फिर मैं एक चीज़ करवा के आपको ज़रा इसके क्वेश्चन, मैं आपको ना ज़रा 2 मिनट रुको, मैं आपको इसके सवाल भी दिखाता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हो। गिव मी अ मोमेंट।
ठीक है ना। तो ये है 2020 की फाइल है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भाई चेकसम और चेक डिजिट दो मेथड होते हैं, तो इनके दरमियान दो सिमिलैरिटीज बताओ, चेकसम और चेक डिजिट। तो अनफॉर्चुनेटली अभी चेक डिजिट मैंने बताया नहीं है, तो इसलिए मैं फ़िलहाल इस सवाल को नहीं लूँगा। तो मुझे एक बात बताओ कि मेरी आवाज़ क्लियर पहुँच रही है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है बीच में? क्लियर आ रही है आवाज़? लैगिंग तो नहीं है? डू वी नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट? हिबा, इसका जवाब ये है कि इसका सवाल ना कैलकुलेशन का ना अब तक पास पेपर में कहीं नहीं है, चेक सम का। तो अगर आता है तो तुम्हें कैलकुलेशन जो है उसका स्टेप्स दिए गए होंगे, क्योंकि एक चेक डिजिट मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ना अभी। चेक डिजिट का जब भी सवाल आता है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ चेक डिजिट, चेक डिजिट। क्योंकि सिलेबस तुम्हारा 2023 में हुआ है चेंज, तो पहले तो इसके सवाल आते थे, अब थोड़े कम हो गए। अभी जैसे मैंने चेकसम तो तुम्हें करा दिया, तो मैं चेकसम के बाद अभी चेक डिजिट भी कराने लगा हूँ। तो देखो ये चेक डिजिट का सवाल आ गया, तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है कि चेक डिजिट कैसे होगा। तो इसका मतलब है हमें वर्डिंग्स में वो चीज़ें बतानी है। चेक सम चेक डिजिट की जो बात कर रहा है, तो एक मैंने ये देखा, एक और डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, ये 20 का पेपर था, ये 2019 के पेपर है। तो चेक डिजिट के मैं दिखा रहा था कि चेक डिजिट अगर आता है तो चेक डिजिट के आने पे उसकी कैलकुलेशन के स्टेप्स गिवन होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो उसने पूछा कि व्हाट इज meant बाय चेक डिजिट, चेक डिजिट क्या है और वो कैसे डिटेक्ट करता है एरर। तो हमें इसके सिर्फ पॉइंटर्स याद रखने हैं। चलो मैंने चेक डिजिट तो अभी नहीं पढ़ाया तुम्हें, बट मैंने चेकसम पढ़ाया है, तो मैं तुम्हें चेकसम का दिखा देता हूँ कि चेकसम लिख के अगर मैं सर्च करूंगा तो चेकसम का सवाल क्या आता है कि ये काम कैसे करता है। देखो नजर आ रहा है तुम्हें, ये एक्चुअल सवाल है। देखो अभी जो हमने आज पढ़ा ना क्लास में, ये इसका एक्चुअल सवाल है कि errors can occur when data is transmitted, stored or entered into the system. Darius could use an error detection method to find whether error have occurred. क्या error आया है? Describe how checksum detects an error. Checksum detects an error. इसका जवाब क्या होगा, कोई बताएगा? इसका जवाब क्या होगा, कोई बताएगा? बताइए। ये जो अभी हमने रिसेंटली डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको दिखा रहा था ना, जहाँ से पढ़ा रहा था आपको पॉइंटर्स, इसका जवाब वही है, वही पॉइंटर्स हैं कि किस तरह से करता है। तो अब उसमें क्या चीज़ आ जाएगी, ये देखो लिखा हुआ है, सेंडिंग डिवाइस क्रिएट्स अ वैल्यू फ्रॉम कैलकुलेशन ऑन डाटा। यही लिखा हुआ था ना कि चेकसम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ डाटा। बताओ क्या यही लिखा था? चेकसम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ब्लॉक ऑफ डाटा एंड दैट डाटा दैट कैलकुलेशन वैल्यू इज सेंड विद द डाटा। और फिर वही वैल्यू डाटा के साथ भेजी जाती है। थोड़ा सा रिफ्रेज है, बात तो वही कर रहा है। क्या कहते हो, समझ पा रहे हो मेरी बात? देखो हमने पहले वहां ये पढ़ा था कि चेकसम इज कैलकुलेटेड ऑन ब्लॉक ऑफ डाटा। चेकसम आप परफॉर्म करते हो ब्लॉक ऑफ डाटा पे, नंबर एक। फिर उसके बाद दैट वैल्यू इज ट्रांसमिटेड विद द डाटा, तो वो जो वैल्यू निकली होती है उसको डाटा के साथ भेजा जाता है, नंबर टू। रिसीविंग डिवाइस परफॉर्म सेम कैलकुलेशन, रिसीविंग डिवाइस के पास जब जाता है तो वो भी सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करती है, वही वाली, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 16 से डिवाइड करना और ये चेक करना कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। वैल्यूज आर कंपेयर्ड आफ्टर ट्रांसमिशन, फिर आप वैल्यूज को कंपेयर करते हो जो ट्रांसमिशन से पहले थी और वो वैल्यू जो ट्रांसमिशन के बाद आई। ठीक है, ये बात आ गई। और उसके बाद फिर क्या होता है कि इफ एन एरर इज डिटेक्टेड, यहाँ इसने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया इसको, कि अगर एरर डिटेक्ट हुआ है सो दैट सो द रीकैल्क सो डाटा विल बी रीट्रांसमिट, तो फिर डाटा को रीट्रांसमिट करोगे। और अगर एरर नहीं है तो इट मीन्स दैट देयर इज नो एरर इन ट्रांसमिशन। सर कैन वी राइट इन पॉइंट्स, राइट इन द आंसर? हाँ ये आप कर सकते हो, आप आंसर जो है वो पॉइंट्स में लिख सकते हो। बताना बच्चों, बात आई समझ में? जो अभी हम कर रहे थे, हमने देख लिया कि किस तरह से सवाल आता है और हम कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। शामिर सवाल है तो पूछ लो, शामिर सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आज सर हमने एक ये तो आप ये पूरा पीडीएफ क्वेश्चंस के और क्वेश्चंस तो आप अपलोड करेंगे, आंसर भी करेंगे ना? आंसर जो ये आंसर शीट है।
ये तो साथ ही होती है, जब भी मैं फाइल शेयर करता हूँ तो सवाल के बाद उसकी नीचे उसकी मार्किंग भी होती है। जी। और जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। जी सर, रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड हो जाएगी? रिकॉर्डिंग आज कर दूंगा, इंशाल्लाह आज ही हो जाएगी। जी। थैंक यू। ठीक है। तो अब हमारे पास एक चीज़ बचती है बच्चों, जो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, दैट इज़ द चेक डिजिट। तो क्योंकि क्लास का टाइम एंड हो रहा है तो हम उसको भी कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाएंगे, वो कुछ कैलकुलेशंस वगैरह हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो। फिर वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड दिस विल बी द लास्ट एरर डिटेक्शन मेथड। वो एरर डिटेक्शन मेथड इस तरह का है कि वो डाटा एंट्री मेथड है। यानी हम उसको ये नहीं कहेंगे कि डिटेक्ट वाइल सेंडिंग द डाटा कोई गड़बड़ आ रही है, वो कुछ ऐसा नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वो ऐसा है, यहाँ देखो कि द एरर डिटेक्शन सिस्टम डिस्क्राइब अबव हेल्प टू स्पॉट एरर, जो हमने पीछे जितने भी डिस्कस किए थे। अच्छा, अभी स्क्रीन आई नहीं है आप लोगों के सामने, एक मिनट रुकना। ये आ गया। तो चेक डिजिट एक अलग टाइप का एरर डिटेक्शन सिस्टम है। ये एरर, हाँ अब आ गया होगा। तो वो कहता है इसमें ऐसा होता है कि ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशन नहीं होता, बल्कि ये उस वक्त होता है कि जब आप ह्यूमन एरर की वजह से होता है, जब आप डाटा इनपुट कर रहे होते हो, जब आप डाटा इनपुट कर रहे होते हो। अभी खैर मैं इसको नहीं छेड़ता, ताकि फिर ये कि नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करें। तो इसके शुरू के ये 4 पॉइंटर्स हमें समझने होंगे, और चेक डिजिट की कैलकुलेशन समझनी होगी। ये कैलकुलेशन हम तकरीबन अगर आधे घंटे में शुरू के कर लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री का सिमेट्रिक इंक्रिप्शन रह जाएगा। तो ऐसा करेंगे हम कि आज तो हमारी बुध की क्लास है ना, हाँ, हम एक क्लास करते हैं, मैं बीच में आप लोगों को अनाउंस करता हूँ सैटरडे संडे में से। तो एक क्लास करते हैं हम, और एक क्लास करके थोड़ा सा इसको जो है फिर हम निपटाते हैं, ताकि फिर मंडे से हम नए चैप्टर की तरफ जाएं, ठीक है ना। तो मैं होपफुली देखो सैटरडे या संडे में से फिर आप लोगों को बताता हूँ, नॉट बी ऑन फ्राइडे। तो एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेता हूँ मैं, तो उस एक्स्ट्रा क्लास में जो है ना फिर इसको कवर कराते हैं, ठीक है ना। तो सर इसको यहीं संडे तक को रखते हैं, क्लास मत होपफुली लेना। आपको। संडे को क्लास नहीं रखूँ? यस, समय छुट्टी होती है। अच्छा, चलो खैर, वी विल डिस्कस कि उसको किस तरह से करना है। बट क्लास जो भी रखूंगा तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, वट एवर जो है, इन सर केस अगर नहीं होती है तो फिर हम इसको मंडे को ही आए संडे कंटिन्यू भेज करेंगे। कर चलो। ठीक है, ठीक है, सर मैं पहले चलो मैं सगळ्यांना फिर अल्लाह हे हाफिज। असले बाय गेलो सब फोन दिवा गेलो किसी का माइक कौन प्रोत्साहन है? अब्दुल्ला, सर सर 1 मिनट बेटा।